बच्चों नमस्कार। आज की हम इस क्लास में 3D ज्योमेट्री की जो विविध प्रश्नमाला है उसी के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने इसी प्रश्नावली के इसी विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन हल किए थे 1 से 6। आज हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए आगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखने से पहले आप जरूर ये ध्यान रखें कि आप मेरी क्लास से लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल है राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ से है कि हमारे पास कोई दो रेखाएं दे रखी है और उन रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें कहा है। तो देखो, हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दे रखा है, सबसे पहले रेखा का समीकरण। तो रेखाओं का समीकरण यदि हम देखें तो रेखाओं के समीकरण से हमारे पास सबसे पहले आता है आर सदिश इक्वल, पहली रेखा का समीकरण हमारे पास है यहाँ से 5i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा। यहां से दे रखा है हमारे पास 5i कैप माइनस 16j के और प्लस यहां से गिवन है 7k के। उसके बाद में ये हो गई पहली रेखा का समीकरण। यदि हम दूसरी रेखा का समीकरण देखें तो दूसरी रेखा का समीकरण है आर सदिश बराबर, यहां से हमारे पास दिया गया है 9i के प्लस यहां से गिवन है 13j के प्लस यहां से 15k के और प्लस यहां से म्यू और दे रखा है यहां से 3i के प्लस 8j के और उसके बाद में है हमारे पास यहां से माइनस 5k के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से यदि मैं देखूं तो मुझे पता है कि मेरे पास दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम यदि दूरी ज्ञात करनी है तो दो रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जब वो दोनों रेखाएं कैसी हो, विषमतलीय हो, तब उस कंडीशन में शॉर्ट डिस्टेंस SD बराबर हमारे पास आता था A2 सदिश माइनस A1 सदिश और डॉट यहां से है हमारे पास B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश और मापांक यहां से B1 सदिश क्रॉस क्या आ रहा था, B2 सदिश आ रहा था और डिस्टेंस हमेशा कैसी आनी चाहिए थी, पॉजिटिव। तो इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करते हुए सबसे पहले A1, A2, B1 और B2 ज्ञात करते हैं। तो मैं कहूंगा A1 सदिश आया 5i के प्लस 7j के प्लस 3k के। यहां से B1 सदिश आया मेरे पास 5i के माइनस 16j के प्लस 7k के और यहां से A2 सदिश इक्वल आया यहां से 9i के प्लस 13j के और प्लस 15k के और यहां से B2 सदिश यहां से आया 3i के प्लस 8j के माइनस 5k के। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा उस फॉर्मूले से देखते हुए, A2 सदिश माइनस A1 सदिश। तो हम कहेंगे कि A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ये हल करते हैं तो हमारे पास आता है कि 4i के प्लस 6j के और प्लस यहां से 12k के। देखो, इसमें से मैंने इसको घटाया तो 4i के प्लस यहां से 6j के और यहां से 12k के। और हम करते हैं कि और हम यहां से याद करते हैं B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। यदि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे, वही डिटरमिनेंट वाला तरीका, i के j के k के और यहां से हमारे पास आता है B1। सबसे पहले B1 के हम अदिश मान लिखेंगे तो हमारे पास B1 के हैं 5 माइनस 16 और 7। उसके बाद में B2 के लिखते हैं तो ये आएगा 3 8 माइनस 5। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश यहां से देखें तो हमारे पास आता है, देखो 80 माइनस 56, तो यहां से आया 80 माइनस 56 i के, फिर आएगा माइनस j के, माइनस j कैप में देखें तो माइनस 25 और माइनस का 21, तो माइनस 25 और माइनस का हमारे पास आ चुका है 21 आ चुका है। उसके बाद में k कैप के लिए देखें तो k कैप के लिए यहां से आएगा 40, ठीक है,
और माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहां से हो चुका है 48। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखें तो b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश ये मेरे पास आता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4, यहाँ 2 तो 24 आई के, उसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से आएगा 46, ठीक है, जे केप, और उसके बाद में के केप देखें तो ये आता है हमारे पास 88 के। ठीक है बच्चों, यहां तक आ चुका है। अब उसके बाद में हमें पता है, हम कहेंगे कि चूंकि दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी क्या होती है वो हमें दिखानी है, यहाँ बतानी है। तो हम कहेंगे चूंकि दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी, उसका फॉर्मूला होता है एस डी इक्वल, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि a2 सदिश माइनस a1 सदिश और डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश अपॉन, यहां से हमारे पास आता है मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। तो ये हमारे पास डाटा आते हैं, तो इनमें हम रखते हैं। तो यहां से एस डी बराबर, एस डी देखें तो यहां से a2 सदिश माइनस a1 सदिश, यहां से आ चुका है हमारे पास कि 4i के प्लस 6j के और प्लस 12k के, और डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश ये आया 24i के। थोड़ा सा और छोटा करने पर करते हैं एक बार, देखो यहां से एस डी बराबर, क्योंकि जगह है स्पेस की कमी है, तो एस डी बराबर यहां से मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले a2 सदिश माइनस a1 सदिश। तो a2 सदिश माइनस a1 सदिश देखें तो 4i के प्लस 6j के प्लस 12k के, और डॉट यहां से b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश ये आया 24i के प्लस 46j के और प्लस 88k के पा चुका है। अपॉन में देखें तो अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, हम इसका क्या निकालेंगे, मापांक ज्ञात करते हैं, मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो ये आएगा कि रूट 24 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर प्लस 88 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एस डी बराबर यहां से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 16, 8 1 9 96, उसके बाद में प्लस में 6 6 36 3, 6 24 3 27, और प्लस में यहां से आएगा 12 × 96 6 और 96 9, हमारे पास हो गए 105। अपॉन में यहां से इसका स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम 24 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 8 यहां से 24 कैलकुलेशन करते हैं, 8 8 16, 16 1 17, कैरी 1 4 1 5, 1 2 2 4 1 5, 576 प्लस 46 का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36, कैरी आ गई 3, 24 24 48, 3 51, कैरी आई 5, 16 5 21। ठीक है, फिर हम 88 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है मेरे पास यहां से 88 का स्क्वायर करने 8 8 64, 6 64 64 हो गए हमारे पास 128, 128 में 6 ऐड करते हैं तो 134, यहाँ 4, कैरी आई 13, 64 में फिर से 13 जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 77। ठीक है, तो यहां से ये आ चुका है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो एस डी बराबर, यदि मैं यहां से देखूं इनको कैलकुलेशन करते हैं, 6 6 12 6 18, कैरी आ चुकी है 1, 9 1 10, कैरी वाली 17 17 और 5 हो चुके हैं 22, कैरी आ चुकी है 2, तो 2 और 2 4, यहाँ नहीं है, और यह आ गया 4 और यहाँ है 1 अपॉन। अब इनको ऐड करते हैं अंदर वालों को, तो रूट हमारे पास यहां से आ गया, देखो क्या आता है 4 6 4 10, 10 और 6 16। ठीक है, कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 7 हो गए 13, यहां से कैरी 1 7 7 1 8, कैरी वाली 1 9 9 और 5 हो गए 14, और कैरी आ चुकी है 1 7 2 9 और 1 आ चुका है 10। ठीक है, अब इसका हम रूट निकालते हैं तो ये हम कह सकते हैं इकाई हमारे पास आ चुकी है। ठीक है,
अब इसका हम रूट निकाल के इसको हल कर सकते हैं, इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8 और कहा गया है कि एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो देखो मैं कहूंगा यहां से कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि रेखा का समीकरण, यदि रेखा का समीकरण देखें तो रेखा का समीकरण मेरे पास यहां से आ रहा है कि r सदिश इक्वल, यहां से दे रखा है कि 2i केप, उसके बाद में है माइनस जे केप प्लस के केप, उसके बाद में हमारे पास है कि लेमडा, उसके बाद में यहां से आ रहा है कि माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ये हो गया रेखा का समीकरण। ठीक है, दूसरा यहां से रेखा का समीकरण देखें तो ए सदिश आ गया, बी सदिश आ गया, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, बी सदिश की। तो बी सदिश बराबर यहां से आ चुका है माइनस आई के प्लस जे के प्लस के। दूसरा समतल का समीकरण, यहां से समतल का समीकरण देखें तो समतल का समीकरण मेरे पास यहां से गिवन है, वह है देखो यहां से कि r सदिश डॉट 3i केप और उसके बाद में दे रखा है हमारे पास यहां से प्लस 2j केप माइनस के केप, और वह इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, तो यहां से n सदिश देखूं तो n सदिश हमारे पास आ चुका है 3i के प्लस 2j के माइनस के। अब हमें निकालना है एक समतल और एक रेखा के मध्य कोण। तो यहां से कहें तो एक समतल और एक रेखा के मध्य कोण, यदि हम एक समतल और एक रेखा के मध्य कोण देखें तो कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है किसके, बी सदिश डॉट एन सदिश अपॉन मापांक को बी सदिश और मापांक को एन सदिश के। यदि यही डाटा हम यहां रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या आता है, यहां से आता है कि साइन थीटा इक्वल हमारे पास आया, सबसे पहले बी सदिश रखते हैं तो यह आएगा माइनस आई के प्लस जे के प्लस के और डॉट यहां से देखें तो एन सदिश है 3i के प्लस 2j के माइनस के अपॉन यहां से इसका मापांक ज्ञात करते हैं तो यह बन जाएगा रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से साइन थीटा इक्वल, यहां से हमारे पास आएगा -3, उसके बाद में +2, उसके बाद में -1 अपॉन यहां से आ चुका है √3 और यहां से 9 और 1 10, 10 से 4 14, यहां से आ चुका है 14 आ चुका है। उसके बाद में देखें तो साइन थीटा इक्वल, इसको कैलकुलेट करते हैं -4 में से आया -2। ठीक है, और यहां से देखें तो √3 और इंटू आ चुका है √14। हम इसको एक जगह करते हैं, एक जगह करते हैं तो साइन थीटा इक्वल आ चुका है -2 और यहां से आ चुका है √42। ठीक है, अब थीटा बराबर कोण ज्ञात करना है तो थीटा बराबर आ जाएगा कि साइन इनवर्स -2 अपॉन √42। तो ये आ चुका है हमारे पास एक समतल और एक रेखा के मध्य का कोण आ चुका है, जिसमें पहला ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन में हमारे पास यहां से दिया गया है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल और केवल उसको समझने और हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल वह आपके नॉलेज पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि मैं यहां से देखूं तो एक मेरे पास कहा गया है समीकरण है। ठीक है, और वह किसका समीकरण है, समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है, समतल का अभिलंब रूप में समीकरण दे रखा है। और क्या दे रखा है, Lx प्लस my प्लस nz और उसके बाद में यहां से दे रखा है इक्वल में p दे रखा है।
अब देखो हमारे पास हमें कहा गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से जो चारों ऑप्शन में से असत्य कौन सा है, हमें असत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन में हमें कहा गया है एल एम एन समतल के अभिलंब की दिक् हो जाए, समतल के अभिलंब की दिक् को जाए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो सत्य बात है कि एल एम एन समतल के अभिलंब की दिक् को जाए। दूसरा यहां से दूसरे में दे रखा है P है वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, ये भी सही है। P है वह समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, तो ये भी सही बात है कि जो P है वह समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। तीसरा कहानी हमारे पास है कि P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है। P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है। और ये क्या बात है, ये असत्य बात है। P के प्रत्येक मान के लिए मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। यदि हमारे पास P का मान 0 पा जाता है, मूल बिंदु से उस समतल की दूरी 0 पा जाती है, तो उसी ही कंडीशन में ये जो समतल है वह मूल बिंदु से गुजरेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए ये कथन क्या पाया गया, असत्य। यदि हम चौथा ऑप्शन देखें तो चौथे ऑप्शन में भी हमारे पास कहा गया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो किसके बराबर है, 1 के। तो ये भी सत्य बात है कि हाँ ये 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो यहां से ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, तीसरा, जो कि इस समतल के समीकरण के लिए असत्य बात। अब हम चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि एक समतल है, वह निर्देशांक की अक्षों को ए बी और सी पर इस प्रकार से मिलता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक 1, 2 और 3 हो। तो समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो ये मेरे पास निर्देशांक की अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास यहाँ से जेड अक्ष है, ठीक है। एक समतल है, इसके निर्देशांक की अक्षों को ए पे मिलता है, मिला दिया। दूसरा वाई अक्ष पर बिंदु बी पर मिलता है, मिला दिया। जेड अक्ष पर सी पर मिलता है, मिला दिया। और इनके मिलाने से, इन बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास एक समतल की रचना हुई, ठीक है। तो वो समतल कौन सा हुआ, ए बी सी। अब हम देख रहे हैं कि ये समतल ए बी सी एक त्रिभुजाकार समतल, ठीक है। अब हम यदि ये समतल इन अक्षों को निर्देशांक के अक्ष पर काटता है, तो इसका मतलब ये समतल का कौन सा रूप हुआ, अंतःखंड रूप। तो हम कहेंगे कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। यदि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण देखें तो वह आ जाएगा x अपॉन a। यदि इसके मैं बिंदु मानूं, यहां से a0 0, इस बिंदु के निर्देशांक माने 0 b0 और इस बिंदु के निर्देशांक माने 0 0 c, तब हमारे पास समतल का अंतःखंड रूप आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c। ये हो गया 1 के बराबर। ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाला। अब कहा गया है कि हमारे पास ये कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक। अब देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है वह बिंदु 1, 2 और 3 पर। तो देखो ये त्रिभुज ए बी सी का मैं केंद्रक बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये त्रिभुज ए बी सी का क्या है, केंद्रक, ठीक है। और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया डी, कोई बिंदु। और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वह दिए गए हैं 1, 2 और 3। अब देखो चूंकि ये इस बिंदु के केंद्रक के निर्देशांक है, तो उस कंडीशन में यदि हम इन बिंदुओं से जो निर्देशांक के अक्षों पे आए हैं, यदि इनसे हम केंद्रक ज्ञात करें, इनसे यदि हम केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें, तो हम कह सकते हैं चूंकि केंद्रक के निर्देशांक की अक्षों से
केंद्रक के निर्देशांकी अक्षों से यदि हम निकालें तो वह हमारे पास आता है, कैसे आएगा कि a 0 और 0 3 है तो 3 का भाग लगता है, तो a + 0 + 0 बट्टे 3, उसके बाद में 0 + b + 0 बट्टे 3 और उसके बाद में 0 + 0 + c बट्टे 3। यदि यहां से देखें तो हमारे पास आता है a/3, b/3 और आ चुका है c/3। अब चूंकि हम कहेंगे दिया गया है केंद्रक के निर्देशांक, यदि हम केंद्रक के निर्देशांक यहां से जो दिए गए हैं वो देखें तो वह हमारे पास है 1, 2 और 3। तो ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि इसलिए a/3 बराबर 1, तो यहां से a का मान आ गया हमारे पास 3, उसके बाद में b/3 इक्वल टू 2, यहां से b का मान आ चुका है 6, उसके बाद में देखें यहां से c/3 इक्वल टू आया 3 और यहां से c का मान आ चुका है 9। तो देखो a, b और c का मान है, यही a, b और c का मान हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में। तो हम कहेंगे कि a, b और c का मान इक्वेशन 1 में जो समतल का समीकरण है उसमें रखने पर यदि यहां से रखते हैं तो हमारे पास समतल का समीकरण आता है कि x/3 प्लस y/6 और प्लस z/9, ये हो चुका है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर है चौथा जो कि राइट ऑप्शन है। तो यह आ चुका है हमारे पास समतल का समीकरण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। तो देखो, यदि यहां से क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो वह है दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं और बिंदु Q से गुजरने वाला तथा PQ के लंबवत हमारे पास समतल का हमें क्या निकालना है, समीकरण। तो देखो यहां से रचना करते हैं, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, इस बिंदु Q से कोई समतल गुजर रहा है, मान लिया कि यह कोई समतल है और यह है बिंदु Q, ठीक है, इससे हमारे पास समतल गुजर रहा है। तो हमें कहा गया है कि इस बिंदु Q से गुजरने वाला और इस जो रेखा है PQ, इस रेखा के लंबवत समतल का हमें क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। यदि मैं Q के निर्देशांक देखूं जिसके स्थिति सदिश दे रखे हैं तो उस Q के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे -4, उसके बाद में आते हैं -2 और उसका बाद में आता है हमारे पास 1। और बिंदु P के यदि मैं निर्देशांक देखूं तो स्थिति सदिश से तो वह आ रहा है 2, उसके बाद में आ रहा है हमारे पास 1 और उसके बाद में आ रहा है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि चूंकि एक बिंदु से गुजरने वाला समतल का समीकरण, तो ये हमारे पास पता है हमें क्या होता है कि a × x - x1 प्लस b × y - y1 और प्लस c × z - z, ठीक है बच्चों। और वह इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखो कहानी, यहां से x1 y1 और z1 की वैल्यू क्या है कि a × x+4 प्लस b × y+2 और प्लस c × यहां से आ चुका है z-1, वो इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब देखो सबसे पहले मैं यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम कहेंगे कि रेखा PQ के दिक् अनुपात, यदि हम रेखा PQ के दिक् अनुपात निकालें तो रेखा PQ के दिक् अनुपात हमारे पास क्या आएगा, यहां से PQ के निकाल लेते हैं, चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से QP भी कर सकता हूं। तो रेखा QP के दिक् अनुपात तो वह आते हैं हमारे पास 6, फिर हमारे पास आता है 3, फिर हमारे पास आता है 2। तो उस रेखा के दिक् अनुपात यह है। अब मुझे ये बताओ कि यदि ये हमारे पास समतल है तो इस समतल का अभिलंबी कौन होगा, PQ। क्यों होगा PQ, क्योंकि यह इस समतल के लंबवत है। तो यदि हमारे पास इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात देखें तो वही दिक् अनुपात किसके होंगे, PQ के। हम कहेंगे कि चूंकि QP एक समतल का
PQ एक समतल का अभिलंब है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसलिए समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, तो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात देखें तो वो भी हमारे पास क्या जाएंगे 6, 3 और 2 आएंगे। तो हम कहेंगे कि इसलिए मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यदि हम यहां से दिक् अनुपातों का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो वह आता है कि 6 इंटू x प्लस 4 प्लस 3 इंटू y प्लस 2 प्लस 2 इंटू z माइनस 1, 2 इंटू z माइनस 1 वह है 0 के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6x प्लस 24 प्लस 3y प्लस 6 प्लस यहाँ से 2z माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। इसको हल करते हैं तो 6x प्लस 3y प्लस यहाँ से आ चुका है 2z, और यहाँ से कांस्टेंट देखें 30 और प्लस का आ चुका है 28 इक्वल टू क्या हो गया 0। यदि इसको सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में लिखने पर, तो यदि हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में r x y और z को r सदिश से डॉट यहाँ से क्या आएगा 6ik प्लस 3jk प्लस 2kk और प्लस क्या आ चुका है 28, ये क्या हो गया 0। तो ये आ गया उस समतल का समीकरण जो बिंदु Q से गुजरता है तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या है लंबवत है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम इसी के जो अगले क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, और वो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 12 से। ठीक है बच्चों, तो आप यदि मेरी क्लास को लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं, मेरी क्लास से लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बढ़िया से बढ़िया एक वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।